देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश के किसी भी हिस्से में जब कभी कोई महामारी फैलती है तो बात स्वास्थ्य सेवाओं और देश के आम आदमी के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले पैसे पर आकर रुकती है। राजधानी दिल्ली में भी जब डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो ये सवाल एक बार फिर उठा कि इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मुस्तैद हैं। देश में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग बुनियादी चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। सिर्फ 7 लाख लोग तो हर साल दवाओं की कमी के कारण मरते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष देश की सेहत पर जारी एक रिपोर्ट बताती है कि 1.25 अरब की आबादी वाले इस विशाल देश में सिर्फ 9,18,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, जबकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख और डॉक्टरों की ज़रूरत है। इसके लिए करीब 50 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, लेकिन जब तक ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होंगे और 5 साल का कोर्स पढ़कर नए डॉक्टर्स तैयार करेंगे, तब तक न जाने कितने लाख अभागे लोग अपनी जानें गंवा चुकेंगे। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत हैं, इन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव रही श्रीमती शैलजा चंद्रा, एम्स में प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा, देश के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के सह संपादक नितिन सेठी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में शैलजा जी आपसे करना चाहूँगा कि देश की नई स्वास्थ्य नीति बनाए जाने के लिए अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे अपनी वेबसाइट पर डाला है। बहस चल रही है 2002 में जो स्वास्थ्य नीति थी उसे बदल के और कैसे बेहतर किया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत कम पैसा खर्च होता है। अभी के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च होता है, जबकि अमेरिका में 8.3% और चीन में भी 3.3% खर्च होता है। सरकार ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में इसे जीडीपी का 2.5% किया जाएगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उससे जो नई स्वास्थ्य नीति बनेगी और जिस पे जीडीपी का ये 2.5% खर्च करने की बात कही जा रही है, हालात कुछ बदलेंगे? अगर दुगना हो जाता है बजट तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये भी कम रहेगा। पर आज के दिन में अगर आप कहें कि दुगना हो रहा है, काफ़ी कुछ हो सकता है। जब सरकार ने एनआरएचएम में पैसे डाले फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि 90,000 उन्होंने डाल दिए थे पूरे प्रोग्राम के लिए, तो बहुत फ़र्क आया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी शुरू हो गए हैं। ये माताओं की मृत्यु जो होती थी बच्चों की, वो काफ़ी कम हो गई। तो फोकस्ड अटेंशन अगर देना है तो पहले तो देखना आप पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत बड़े पैमाइश पे खर्चे की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रग्स आपको चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स आपको चाहिए, नेट्स चाहिए, प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए, वो एक हुआ। दूसरा होता है कि आप एम्स में जाओ या किसी भी बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल में, सब लोग चाहते हैं कि मैं मर ना जाऊँ वहाँ पे जाके, तो नेचुरली खर्चा तो बहुत बढ़ता है। प्राइवेट में जाओ तो आपको 1 लाख का खर्चा बोलेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर इसके ऊपर फोकस्ड अटेंशन सरकार दे दे तो पब्लिक हेल्थ के तौर पे ज़रूर कुछ हमारे जो इंडेसिस है कम हो सकते हैं। इंडेसिस कम होते ही कई और प्रॉब्लम्स, आपके लिटरेसी है, एजुकेशन है, स्टंटिंग है, मेल न्यूट्रिशन है, सब इसके ऊपर निर्भर करता है कि पहले आपने वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माताएं हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, किस हालत में हैं। नहीं तो सारे पैसे उनके ऊपर बाद में हॉस्पिटल में खर्च होता है बेमतलब। दूसरा जो है मेडिकल सर्विसेज का, काबिलियत तो बहुत है, पर जो आपने बात उठाई 67 स्पेशलिस्ट की कमी है। MBBS कोई रहना नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट करूं। अगर आप गिने चुने भी MBBS डॉक्टर्स पुराने छोड़ के, कोई मिलेगा नहीं आपको। अब विलेजेस में जाएं या आप स्लम्स में जाएं तो वहाँ तो क्वैक्स तो काम कर ही रहे हैं, और पब्लिक भी चाहते हैं कि भाई हमें 2 गोली दे के ठीक करे। यही अगर होना है तो हमें एक मुकाबला अगर हेल्थ पॉलिसी में हो, मैंने जो पढ़ी थी हेल्थ पॉलिसी में इसके जिक्र नहीं हो, तो मैंने अपनी तरफ से एडवाइस भी दिया था, मैंने अपनी तरफ से सजेशन कि हमें देखने पड़ेगा कि फोकस अगर करना है वो हेल्थ पॉलिसी के द्वारा, तो पूरे कंट्री के लिए एक लक्ष्य बनाना एक बात है, पर जब तक उसको आपने फिजिबल नहीं बनाया
तो ये काम हो नहीं सकता। इसीलिए अगर वो कह रहे हैं कि 2 बार वो दुगना करेंगे बजट, बहुत फ़र्क आ सकता है। जी, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका बड़ा लंबा तजर्बा है, स्वास्थ्य सेवाओं से आप जुड़े रहे हैं, ख़ास करके जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ आपका एक लंबा तजर्बा है। जो हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें किसी तरह की तब्दीली की ज़रूरत है, कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, और नई स्वास्थ्य नीति में आपके हिसाब से ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि जिससे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके? मैं जब पढ़ता था तो मेरे बैच में 80% बच्चे गांव की बैकग्राउंड से आए थे और 20% अर्बन बैकग्राउंड से आए थे। मेरे साथ हॉस्टल में रहे, हम लोग पीजी किए, फिर वो वापस शायद भूल गए कि हम गांव से आए थे और उनका रहन सहन वो अर्बनाइज्ड हो गए। सबसे बड़ा नुकसान इससे हुआ है पिछले 40 सालों में कि हमने जो गांव के बच्चे थे उनको गांव से निकाल लिया और उनको अर्बनाइज करके ऐसा कर दिया कि वो अब वापस अपने घर को, मेरा खुद होम टाउन छूट चुका है आज, मैं दिल्ली वासी बन गया हूँ, तो अपने घर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो जिसमें रहे वो 9 साल या 10 साल, वो अपने बच्चों के लिए भी सोचते थे कि यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है मेरे गाँव में, वहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज़ नहीं है, गाड़ी नहीं रख सकता। तो ये जो लाइफ के जो पैराफाइन एरियाज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं कहीं और कहीं वो लग्जरीज़ हैं, उसमें बहुत पतला एक मार्जिन है, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसकी पहल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम रूरल मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हरियाणा में इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम हुआ, और मैंने कई मेडिकल कॉलेजेस का इनॉग्रेशन महाराष्ट्र में देखा, और वो बड़े कमिटेड हैं लोग कि हम यहीं हॉस्टल में रहेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे, टीचर्स अगर शहर से यहाँ के पढ़ाएंगे वो इसके लिए भी तैयार हैं। और इससे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा होगा उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से उस गांव के 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मेडिकल जो सर्विसेज हैं जी, वो पहुंचेगी। अभी दूसरा नुकसान ये हुआ है कि कुछ डॉक्टर्स जो बाहर से ट्रेंड होकर आए हैं उनका अप्रोच जो है वो समहाउ इकोनॉमिकल नहीं है। एक हेडेक का गरीब मरीज़ हम सिर्फ दवा से ट्रीट करेंगे, अगर बहुत ज़रूरी होगा तो उसका स्कैनिंग सरकारी अस्पताल में कराएंगे, लेकिन अगर यही हेडेक का मरीज़ को हम 7 स्टार जगह रिकमेंड करेंगे कि उसका MRI करा के आए वो, तो वो शायद उसका हेडेक भी नहीं ठीक होगा और वो भाग जाएगा या वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लाना है, अफोर्डेबिलिटी। जी, आपने भी कहा, सरकार भी कह रही है कि 50 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन वो कहावत है ना फारसी की कि जब तक इराक से तिरियाक आएगा तो तब तक तो नहीं, इराक से नहीं, यहाँ फैकल्टी की कमी है, नर्सेज की कमी है। नर्सेज की स्टैटिस्टिक्स 1/10 ऑफ डॉक्टर्स है। अगर आप नर्सेज की निकालें तो वी आर शॉर्ट ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सेज, बड़ा प्रॉब्लम है। जी, डॉक्टर पुनीत मिश्रा साहब, आप कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हैं, एम्स में आप काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बड़ी तादाद में इस तरह के मरीज़ों को देखते होंगे कि जैसे डेंगू आजकल चल रहा है तो डेंगू की वजह से बड़ी एक चर्चा चल रही है, कभी मलेरिया बढ़ जाता है तो उसके बारे में, कभी ड्रॉप्सी हो जाता है तो उसके बारे में, जब जब कोई बीमारी महामारी का रूप लेती है हम उसके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन जो हालात हैं उससे हम निपटने में कितने सक्षम हैं? आपका जो प्रश्न है बहुत ही सटीक आपने बात पूछी है कि जब कोई महामारी की तरीके से आती है या कोई चीज़ आती है तो आप उस समय एक ऐसा प्रयत्न करते हैं, एक ऐसा स्टेप लेते हैं कि किसी तरीके से हम इसको इस वक्त कंट्रोल कर लें, और लॉन्ग टर्म में शायद हम उतना नहीं सोच पाते हैं जो, लेकिन सच्चाई पूरी तरीके से ये नहीं है। अगर हम डेंगू की बात करते हैं या मलेरिया की बात करते हैं, वेक्टर बाउंड डिजीज़ की बात करते हैं, सरकार का इस चीज़ के लिए प्रोग्राम है जो पूरे समय चलता रहता है। हमारे देश में एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों ने मेडिकल सर्विसेज को, चिकित्सा सेवाओं को की तरफ ज़्यादा फोकस किया है। अभी क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे उसको एक एम्स जैसा है, टर्सी केयर हॉस्पिटल मिल जाए, जबकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्रिवेंशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप हर आदमी को ट्रीट नहीं कर सकते उन चीज़ों के लिए जहाँ पे आप प्रिवेंट कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ है, आज के टाइम में हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, जनरल पब्लिक में इतनी पैनिक है कि साहब डेंगू 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 हो रखा है, लेकिन अगर सिर्फ एक साफ़ सफाई हमने रखी होती, मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस अपने पास नहीं रखे होते तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की भी कमी है, अवेयरनेस की कमी, और बहुत ज़्यादा जो हमें कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विसेज के लिए चाहिए, वी हैव टू सी, हमें देखना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी केयर लेवल को हम स्ट्रेंथन करें। हर जगह टर्शरी केयर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 80 से 90%
मरीज जो हैं वो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में देखे जा सकते हैं। उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप टर्शरी सेंटर में जाएं। जहाँ तक हमारे गांव की चिकित्सा व्यवस्था की सवाल है, जहाँ पे हमारे करीब 70% आबादी रहती है, अगर हम उनको प्राथमिक सुविधाएं दे पाएँ और बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये कर पाएँ कि जिन लोगों को आगे की चिकित्सा की ज़रूरत है उनको आगे भेज पाएँ, तो शायद हम सफल होंगे। लेकिन अभी जो एक हर व्यक्ति के मन में है कि अगर मैं एम्स से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर सिंपल फीवर का भी मरीज है जिसको सामान्य बुखार है, वो भी ये चाहता है कि मुझे एम्स जैसे संस्थान में ही देखा जाना चाहिए। तो मैं नहीं जानता कि ये लोगों का एक जो विश्वास है दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे वो कम है या कुछ और कारण है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कितना भी पैसा खर्च करें, आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते सिर्फ क्यूरेटिव देके। ठीक है, वी वेट। नितिन सेठी साहब, आप स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को रोज़ रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखते हैं। अभी नई पॉलिसी की लेकर के भी चर्चा चल रही है और इस बैकग्राउंड में हम जो ये आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, खास करके पब्लिक हेल्थ सर्विस केयर सिस्टम को और बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। आई थिंक दो चीज़ें इसमें हमें याद रखनी चाहिए। एक, हमने पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जड़ों में पानी डालना 10-15 साल में बंद कर दिया था। अगर आप जो 1% का आप टारगेट बोल रहे हैं, वो कई सालों से हम 1% पे अटके हुए हैं, जबकि पिछली सरकार भी बोलती रही हम 2.5% पे लाएंगे, 3% पे लाएंगे जी। अब आप इस सरकार की बात करें, इस सरकार ने भी एक ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली जहाँ बोला 2.5% तक हम लाना चाहिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत में जितने रिसोर्सेज उसके मुताबिक 2.5% भी बहुत है, ये करना चाहिए अगले कुछ साल में। उसके लिखते ही कुछ दिनों के अंदर नीति आयोग ने दोबारा अपना एक निकाल दिया चिट्ठी, बोलते हुए कि ये सब गलत है, हम 1% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ते रहने देना चाहिए जी। तो अब मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूँगा कि जब पब्लिक सेक्टर को आप नहीं जड़ों में पानी डालते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर की जगह क्रिएट कर रहे हैं। उसका एक मकसद है कि प्राइवेट सेक्टर को आप स्पेस दे रहे हैं, जो कि किसी और देश में कहीं भी आप, मतलब इतने विशेषज्ञ आप तीनों बैठे हैं यहाँ पे, किसी से पूछे कोई और देश जो बेहतर कर सका हो बिना पब्लिक हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट के, कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और जो दूसरा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्यों सब एम्स आते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर को इतना खराब कर दिया है कि लोगों को विश्वास नहीं रहता है। जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट सेक्टर चला जाता है, जो चाहता है, जिसके पास थोड़ा पैसा है वो एम्स पहुंच के बैठ जाता है, 10-10, 15-15 दिन वेट करता है। वो इसीलिए कि हमने एक इंस्टीट्यूशनली पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ख़त्म करने का प्रयास किया है पिछले 10-12 साल में। और मैं मानना चाहूँगा, कोई ऐसा एविडेंस नहीं होगा, लेकिन मैं मानना चाहूँगा उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि हमने हेल्थ को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा है और हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसमें घुसने दिया है। अपनी प्रायोरिटीज़ हमने इसमें बदल दी है। अब इस सरकार में भी अभी 1.5 साल ही हुआ है, देखिए, और उसी में मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ड्राफ्ट 6 दिन बाद ही वापस एक दूसरा काउंटर आ गया। यही द्वंद्व पिछली सरकार में भी चलता रहा। तो ये सेक्टर में जो आपस में लड़ाई है कि पब्लिक सेक्टर को कितना बढ़ावा देंगे या प्राइवेट सेक्टर को क्या हम इसको एक मार्केट की तरह देखने देंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। उस सवाल के जो जवाब है उसमें बाकी छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि आप पैसा डालेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो उसका अगला स्टेप है। ठीक है, मैं आता हूँ नितिन आपके पास। शैलजा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अभी नितिन ने कि हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद सरकार अगले 5 सालों में जीडीपी का 2.5 नहीं तो कम से कम 2% तो करे ताकि डबल हो जाए, और वहाँ नीति आयोग ये कह रहा है कि साहब हमने। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं और सरकार भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है मेडिकल सेक्टर में, उसे ज़्यादा फलने फूलने का मौका दिया जाए, उन्हें ज़्यादा सुविधाएँ दी जाए। नतीजा ये हो रहा है कि देश में मेडिकल टूरिज़्म तो बढ़ रहा है, उसका एक पहलू ये हो सकता है कि हमें विदेशी मुद्रा ज़्यादा मिल रही हो या उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही हो, लेकिन हम अपने ही देश के गरीब और आम आदमी के साथ तो शायद ज्यादती कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो किसी भी, बिल्कुल ठीक कहा हूँ ना, कोई भी देश नहीं है जो पब्लिक हेल्थ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रख सकता है जी। क्योंकि ये मलेरिया को कंटेन करना, उसको पूरा नॉलेज चाहिए। आपको डीडीटी डालना है कि सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड डालना है, ये मैलाथोइन डालना है, ये सब जानकारी प्राइवेट सेक्टर थोड़ी अपने पास रखेगी। वो उनके पास लोग कहाँ हैं जाके छिड़कने के लिए, मस्कीटो नेट्स देने के लिए, लोगों के बिल्कुल एक एक सेकेंडरी स्कूल का बच्चा जाके उनका ब्लड टेस्ट लेके ब्लॉक के ऊपर टेस्ट लेते हैं। कौन सा प्राइवेट सेक्टर ये काम करेगा? तो अगर पब्लिक हेल्थ के ऊपर आप पैसे नहीं डालेंगे
तो एक तो आपके मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी 2 इंडिसेस है जिसे कोई भी विश्व में हेल्थ सेक्टर को देखता है और आपकी कैपेसिटी को भी देखता है, आपकी क्षमता क्या है इस देश की। अगर आप ये 2 इंडिसेस जो माँ और बच्चों के जेंडर के लिए नहीं, ये वर्ल्ड में ये रखा है कि आप ये 2 इंडिसेस देख लीजिए। अगर हमारी तुलना श्रीलंका से कम है, हमारे से काफ़ी कम रिसोर्स वाले देशों से कम है, इसका मतलब है कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर आपने नहीं पैसे डाले। अगर पब्लिक हेल्थ के ऊपर आपने आदमी, अभी पहले तो पब्लिक हेल्थ की काडर बननी चाहिए, यहाँ कोई काडर नहीं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो होता है उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक काडर तैयार करनी चाहिए जो ब्लॉक लेवल से लेके तहसील तक चले जाएं। उनको एक एक गांव का नाम मालूम होता है, वहाँ पे क्या सीजनल डिजीज़ेस आते हैं वो सब मालूम होते, कहाँ आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, कहाँ फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ कोई प्राइवेट सेक्टर कभी करेगा नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर नंबर 1, ये तो आप कोई दोषी नहीं है, कोई बैड वर्ड नहीं है, प्रॉफिट बनाना उनका काम है। वो तो सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं आए हैं। अगर प्रॉफिट बनाना है तो वो हमेशा देखेंगे कि भाई हमारे पास ऑपरेशंस आ जाए, हमारे पास ऐसे केसेस आ जाए जिसके ऊपर हम पैसा नहीं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपने प्रॉफिट की बात कही। जिन अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने सरकारी ज़मीन इस अंडरटेकिंग के साथ ली कि हम कुछ गरीबों का भी इलाज करेंगे, वो अस्पताल किसी मरते हुए बच्चे को जगह ना दे, ये तो नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। बिल्कुल। और ये तो ड्रामा चल रहा है अभी से नहीं, 1991 से। मैं हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट थी और गवर्निंग बॉडीज 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको 5,000 रुपए में 1 एकड़ ज़मीन मिली है दिल्ली में, उनको मैंने गवर्निंग बॉडी में उठाया कि आप क्या फ्री वर्क कर रहे हैं। 10 साल तो किसी ने इसका तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे कोर्ट में जाने लग गए, लोगों ने PIL लगा दिए। पर मुझे लगता है कि इसमें अगर सख्ती ना किया जाए तो ये तो आपका फ़ायदा, बेड देंगे आपको, मेडिसिन नहीं देंगे, ऑपरेशन की सुविधा नहीं, बहुत गलत है। डॉक्टर वली, हम चर्चा कर रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की, और इसके साथ साथ हमारे देश में चूँकि आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, 1.25 अरब का देश हम हो गए हैं, कई तरह की बीमारियों की राजधानी भारत कहा जाने लगा है, डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, कैंसरों की के मरीज़ों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हार्ट डिजीज़, जो बच्चे हैं, हार्ट डिजीज़ आप जानते हैं, बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं। तो उन सबको देखने वाला कोई नहीं है। और फिर बात यहाँ पे आके रुकती है कि क्या हमें जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसको छोड़ देना चाहिए सिर्फ स्वास्थ्य को, या हमें पब्लिक सेक्टर को भी मजबूत करना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ टॉक का। जी। जो हम प्राइवेट सेक्टर है ना, उसमें कॉस्ट रेगुलेशन नहीं हमने अप्लाई किया है। जब उनको हमने ज़मीन दी है, वो एग्रीमेंट तो कर लिया कि इतने % पेशेंट्स आप फ्री देखेंगे या वही करेंगे, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं, अभी जो दूसरा चैनल एक दिखा रहा था उस दिन, मैं उस चैनल पे था, डेंगू का ट्रीटमेंट 5-6 दिन का 1,17,000, उसमें एक ब्रेकअप में 34-35 हज़ार रूम रेंट था। भाई रूम में से तो कुछ निकाल के मरीज ले नहीं जा रहा है 5 दिन में, सिर्फ बेडशीट लेने चेंज होगी, पानी साबुन, दैट्स ऑल, बिजली। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ जो निर्धारण है ना, इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए है। एक तो ये, दूसरे हमारी जो प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन से शुरू करना चाहिए। वी शुड गो टू डॉक्टर इन हेल्थ एंड नॉट इन द डिजीज। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लाना पड़ेगा, नहीं तो प्रिवेंट होगा ही नहीं। मैंने अभी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ 1 महीने पहले डेंगू के केसेस आए एकदम से 10-12, हमने फ़ौरन एक्शन लिया और आज वहाँ, आज की तारीख तक 5 दिन के बाद 6ठा केस नहीं आया, 6ठे दिन केस नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्शन। नंबर 3, एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको यहाँ लाऊंगा, डेंगू की मिसाल दे रहा हूँ मैं। एक हेल्थ वर्कर है जो सैनिटरी में काम करता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी थोड़ी सी नेग्लिजेंस से कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। एंड ही इज जस्ट स्वीपिंग द रोड और क्लीनिंग द रोड और क्लीनिंग द ड्रेन। सोचता है नहीं, आज पानी निकाला नाली का, ये नहीं सुखाया, नहीं कवर किया इसको मैनहोल को, तो क्या हो जाएगा, कल देखेंगे। ये उसको कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़ेगा कि यू आर द मैन डीलिंग द लाइफ। ये है एक पॉइंट कि अगर आपके उस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट लोग रह रहे हैं और वहाँ का आदमी मैनहोल को खुला छोड़ देता है, वो पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ डेंगू को मच्छर बन गए,
या कहीं पार्क में। आप कहने का मतलब है कि मेरा educate कहने करने की मतलब ये जरूरत जो है। उनको सेंसिटाइज नहीं किया गया कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। और जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब ये है कि ग्रेजुअली ये चेंज आया है और हम कहीं ना कहीं इसको रोकने में, जब मैं दिल्ली आया था तो हार्ट के बीमारों के लिए, जब मैम भी थी मिनिस्ट्री में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी रही मेरे सामने, तो एंड ऑफ द लाइन हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल होता था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बहुत बाद में, कई साल बाद में, एक दूसरा एस्कॉट हार्ट हॉस्पिटल जो फोर्टिस का है वो बना जी। तो क्या उस वक्त तक सब मरीज मर जाते थे दिल के, या सब मरीज अमेरिका जाते थे बाईपास कराने? नो, दे वर बीइंग ट्रीटेड हियर। मेरे मेडिकल कॉलेज में भी हार्ट अटैक का इलाज होता था जी। कानपुर जैसे शहर में। तो ये कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी जहां आई है वो हमने कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया है अपने सिस्टम को, ठीक। और प्राइवेट वाला उसका एडवांटेज ले गया है। उनको कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा ये। पुनीत मिश्रा साहब, आप कितना सहमत हैं डॉक्टर वली जो कह रहे हैं? और दूसरा ये कि आप पहले बता रहे थे अवेयरनेस की बात, डॉक्टर साहब ने एजुकेशन की भी बात की, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ ये सब सारी चीज़ें जब होती हैं, और ख़ास करके मौसमी बीमारियाँ जो होती हैं, तो वो बहुत अचानक और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, महामारी का रूप ले लेती हैं, और फिर कंट्रोल करने में पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है जो इस वक्त हो गई है। वैसी सूरत में आप क्या कहेंगे? अगर हम शुरुआत करते हैं डेंगू से ही कि कंट्रोल की, अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, अगर हम सिर्फ दिल्ली की ही बात करते हैं कि जहाँ से बरसात का मौसम शुरुआत होता है जुलाई के आसपास से, वहाँ से डेंगू के केसेस आने शुरू हो जाते हैं और करीब अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है, जब तक कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस बनी होती है। और उस समय बहुत ज़्यादा, चाहे मीडिया हो उसका फोकस होगा, चाहे पब्लिक हो उनका होगा, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने उसके बाद क्या किया। क्या हमने इस चीज़ की कोशिश की कि हम लोगों को सिखा सकें कि आपको सफाई रखनी है, आपको ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं रखने? एक बीमारी का मैं उदाहरण डेंगू का लेके कह रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारी जगह लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी। अभी भी आप देखिए कई सारे लोगों से आप बात होंगे, हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन लगता है जैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है या दूसरी बॉडीज़ कुछ नहीं कर रही है। मैं मानता हूँ कि कुछ लैकुना होंगे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी एक व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेवारी है। आपने बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, नारियल पानी पिया कार से और उसको बाहर फेंक दिया, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ रह गया तो वो कहीं ना कहीं मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस हो सकता है। एक छोटी सी चीज़ बता रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन बेचारों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि उस चीज़ के लिए हमें एक अवेयरनेस करनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारा भी हेल्थ में कहीं ना कहीं रोल है। ये सरकार का नहीं है, ये हमारे लिए कुछ काम करना है। ठीक। नितिन, आपकी अंतिम टिप्पणी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब से मैं एकदम बात मानता हूँ इनकी कि एक सिटीज़न के तौर पे हम लोगों का अपने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम लोगों को इससे दायरे से दूर नहीं जाना चाहिए कि जब तक स्टेट किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता, सिटीजन्स को विश्वास करना कि सिटीजन्स अपने आप बढ़ के कर लेंगे। जैसे अगर स्वच्छ भारत अभियान है, अगर वो सिर्फ 10 दिन झाड़ू लगा के बंद होने वाला है तो उसके बाद हाइजीन की उम्मीद करना कि सिटीजन अपने आप ख्याल रख लेगा, सीवेज सिस्टम हो ना हो, कोई तरीका हो सरकार का, म्यूनिसिपैलिटीज़ का कि नहीं, तो स्टेट से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के सिटीजन्स पे छोड़ना, मुझे थोड़ा इसमें डर लगता है कि हम स्टेट को छोड़ रहे हैं खुलेआम कि आप जो मर्जी करिए, हम अपने आप को बचा लेंगे। लोग जितना बचा सकते हैं बचा रहे हैं, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होना और जो हो चुकी है पिछले 10 साल में, अब वो भरपाई करने का समय आ गया है। और जो नई स्वास्थ्य नीति बन रही है उसमें कुछ कहना चाहेंगे? नई स्वास्थ्य नीति सच में अब तो हम उसी कगार पे आ गए जहाँ हम 3-4 साल पहले थे। यूपीए की सरकार में भी यही लड़ाई, मैम को याद होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन के बीच हुई थी। 12 प्लान चैप्टर लिखा जा रहा था तो एक बोला कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ाते रहो, दूसरे बोले नहीं हमें हेल्थ सेक्टर में फाइनली पैसा डालना है। 5 साल निकल के वो 1% रह गया। इस सरकार का 1.5 साल हुआ है, इनके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन हम फिर 1.5 साल बाद सिर्फ उसी डिबेट की शुरुआत पे पहुंच गए कि प्राइवेट सेक्टर हुआ कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर होगा। अगर ये डिबेट ये सरकार जल्द बंद करा के काम नहीं शुरू करती तो मुझे लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा और एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस तो जब सब एक्सपर्ट बता ही रहे हैं वो हम लोग भुगतते रहेंगे। तो तात्कालिक तौर पे क्या किए जाने की ज़रूरत है? तत्कालीन तौर पे तो मैं कहूँगा सबसे पहले जो आपने हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स इस बजट में भी काटी हैं, ये कह के कि स्टेट्स को हम पैसा दे रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। स्टेट्स को जो पैसा गया है बहुत कम गया है कंपेयर टू जो पहले मिलता था सोशल सेक्टर में। ये अगले साल के बजट्स में वापस आने चाहिए। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है, आप बोल सकते हैं कि सोशल सेक्टर स्टेट ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन अपना दायित्व समझना है कि अगले साल
आप कैसे गाइड करेंगे स्टेट्स को अपनी हेल्थ पॉलिसीज बनाने में? आप ये नहीं बोल सकते कि हमने पैसा दे दिया, अब वो जो मर्जी करते रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तौर पे अपना कर्तव्य समझना है और क्लैरिटी के साथ बताना है लोगों को कि ये हिस्सा हम करेंगे, ये लोग स्टेट्स करेंगी। तो एक अगले 6-8 महीने में जब बजट एक्सरसाइज शुरू होगी, मेरे ख्याल से, मैं एक फिनेंशियल तौर पे बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस पेपर से हूँ, लेकिन वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से और अलग अलग कार्यकर्ता जो हैं डिसाइड करें कि हमारा रोल होने क्या वाला है। क्या हम 70% पैसा प्राइमरी सेक्टर में डालेंगे, या हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं जितना चल रहा है चलने दीजिए, या हम बोलेंगे स्टेट्स की अपनी मर्जी जो मर्जी कर ले क्योंकि हमने पैसा उनको दे दिया, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, वो जो जैसा मर्जी कर ले। ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, मेरे ख्याल से ये HIV एड्स के केसेस में अभी हमने इतनी खबरें सुनी है, डेंगू के केस में आप सुन रहे हैं, ये रिजॉल्व करना एक लार्ज, मतलब मैं मैक्रो स्केल पे बोल रहा हूँ, बट ये रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सेठी, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, डॉक्टर मोहसिन वली और शैलजा चंद्रा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में जब हमारे नीति निर्धारक देश की नई स्वास्थ्य नीति बनाएंगे तो उसमें इन बातों का ख्याल रखा जाएगा कि डेंगू जैसी महामारी के फैलने पर हम परेशान ना हो, पैनिक ना हो और इसका एक सही समाधान निकल सके। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।